हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल NRJ अड्डा 07 में। आज हम पढ़ेंगे समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र में जो अंतर होता है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। और ये जो क्वेश्चन आपका आएगा, ये 3 नंबर के क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि इन दोनों में अंतर पूछ सकता है, तो आप इसे एक बार पढ़ लें। ठीक है, बाकी चीज़ें भी आप पढ़ना स्टार्ट कर दें क्योंकि पेपर है आपका 3 जनवरी को, जो CCC यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स हैं। तो चलिए हम थोड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे पढ़ लेते हैं। समाजशास्त्र क्या होता है कि समाजशास्त्र मुख्य रूप से सामाजिक घटनाओं तथा अंतर क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, और अर्थशास्त्र में इसमें केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक मतलब उनकी जो स्थिति है वो कैसी है, उस पर अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आपका कि समाज शास्त्र शास्त्र का परिप्रेक्ष्य सामाजिक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को एक सामाजिक प्राणी के रूप में देखा जाता है। और इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, आर्थिक है, क्योंकि इसमें व्यक्ति को आर्थिक दृष्टि से देखा जाता है, जैसे कि उसकी क्या कमाई है, वो क्या कितना कमाता है या क्या उसकी स्थिति है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। थर्ड है आपका कि समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र अपेक्षाकृत अधिक व्यापक है, और उसके बाद इसमें आपका है कि अर्थशास्त्र का विषय क्षेत्र सीमित है। अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है वो सीमित है, ठीक है, और इसका व्यापक है। फोर्थ है आपका कि समाजशास्त्र में अधिकांशतः ऐतिहासिक, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक, तुलनात्मक, संघर्षणात्मक इत्यादि पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है, और इसमें क्या होता है, आगमन तथा निगमन पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र में अंतर था, जो कि 3 नंबर क्वेश्चन में आ सकता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे। फिर आपका कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या अंतर है। ठीक है, इन दोनों में जो अंतर पाए जाते हैं ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। ये अंतर वाले जितने भी क्वेश्चन है, या तो 7.5 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। तो समाजशास्त्र का दृष्टिकोण सामाजिक है तथा इसमें प्रमुख रूप से समूहों का अध्ययन किया जाता है। जिस बर्ट के अनुसार समाजशास्त्र समाज का अध्ययन सामुदायिक तत्व की दृष्टि से करता है। इसमें मनोविज्ञान में क्या होता है कि मनोविज्ञान मानसिक दृष्टिकोण से अध्ययन करता है, तथा इसमें व्यक्ति की आंतरिक अवस्थाओं पर अधिक बल दिया जाता है। मनोविज्ञान समाज तथा व्यक्तियों का अध्ययन मनोवैज्ञानिक कारकों की दृष्टि से करता है। इसमें है कि समाजशास्त्र में सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है, और सेकंड है इसमें कि इसमें मानसिक तथा व्यक्तिक व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है आपका कि समाजशास्त्र में प्रयोगात्मक विधि द्वारा अध्ययन करना संभव नहीं है, तथा इसीलिए अप्रत्यक्ष प्रयोग विधि, तुलनात्मक विधि से या ऐतिहासिक, संरचनात्मक, प्रक्रियात्मक और संघर्षात्मक व व्यवहारात्मक विधियों द्वारा अध्ययन किया जाता है। उनकी सरोंचना क्या है, उसका इतिहास क्या है, उसका व्यवहार क्या है और संघर्ष कैसे कर रहा है, इसमें ऐसे देखा जाता है। और मनोविज्ञान में क्या है कि आज मनोवैज्ञानिक में प्रयोगात्मक अध्ययन काफ़ी प्रचलित हो गए, तथा इसमें कोई भी संदेह नहीं रहा कि इस दिशा में मनोविज्ञान समाजशास्त्र से आगे निकल गया है। फोर्थ है आपका कि समाजशास्त्र का दृष्टिकोण विस्तृत है, बहुत बड़ा है, क्योंकि इसमें मानव का समस्त जीवन सम्मिलित है। और इसमें क्या है, जो इसमें अगर इसका जो समाजशास्त्र का जो क्षेत्र है अगर इसमें विस्तृत होगा तो इसका क्या होगा, क्षेत्र सीमित होगा। ठीक है, और इसका संबंध केवल मानसिक क्षेत्र से, यानी कि जो दिमागी तौर पर ठीक है या नहीं उसका देखा जाता है। और ये समूहों के तौर पर इसका देखा जाता है कि कितने समूह तथा समाज का सदस्य होने के नाते व्यतीत करता है। ठीक है, तो इसको मानसिक तौर पर देखा जाता है और इसको सामाजिक तौर पर समाज की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया कि समाजशास्त्र और मनोविज्ञान में क्या अंतर है। फिर हम नेक्स्ट कर चलते हैं। इसके बाद है आपका थर्ड कि समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में क्या अंतर है। तो समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य सामाजिक तथा अधिक व्यापक है, और इसमें क्या है, इसका परिप्रेक्ष्य अपेक्षाकृत सीमित तथा मुख्यतः राजनीतिक है, क्योंकि राजनीति से अध्ययन होता है। सेकंड है आपका कि समाजशास्त्र में प्राचीन तथा आधुनिक सभी प्रकार के समाजों का अध्ययन किया जाता है, चाहे उनमें कोई राजनीतिक संगठन पाया जाता हो या नहीं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें केवल संगठित समाज का ही अध्ययन किया जाता है कि जो कि राजनीति से संबंध रखता है। और थर्ड है आपका कि समाजशास्त्र में राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन सामाजिक व्यवस्था की एक उप व्यवस्था के रूप में किया जाता है, और इसमें क्या किया जाता है, राजनीतिक व्यवस्था के अध्ययन स्वतंत्र रूप से किया जाता है। थर्ड है आपका, इसमें फोर्थ है आपका कि समाजशास्त्र अपेक्षाकृत अधिक व्यवहारिक विज्ञान है, और यह समाजशास्त्र की अपेक्षा कम व्यवहारिक विज्ञान है। पांचवा है आपका अंतर कि समाजशास्त्र में सामान्यकरण तथा सिद्धांतों का निर्माण किया जाने लगा है, और अधिकतर राजनीतिक अध्ययनों में कोई भी सिद्धांत विकसित नहीं हो पाया है। ठीक है, इसमें सिद्धांतों का विकसित तो होना पाया गया है, और इसमें कोई भी सिद्धांत का विकसित नहीं होना पाया गया है। छठा है आपका कि समाजशास्त्र मौलिक सामाजिक विज्ञान
है जो समग्र रूप से मनुष्य के सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है और तथ्यों और जीवन के नियमों को समग्र रूप से खोजने का प्रयास करता है। यह सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। और इसमें छठा है आपका कि राजनीति शास्त्र का संबंध व्यक्ति के राजनीतिक जीवन से है, जो उसके कुल जीवन का एक हिस्सा है। यह सामाजिक संबंधों के साथ साथ राजनीतिक संबंधों का भी अध्ययन करता है। सातवां है आपका कि समाजशास्त्र में क्या है का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र में क्या है के साथ क्या क्या होना चाहिए उसका भी अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में संगठित और असंगठित और अर्ध संगठित संबंधों का अध्ययन किया जाता है और राजनीति शास्त्र में मुख्य रूप से संगठित जीवन के विशेष पहलुओं का ही अध्ययन किया जाता है। तो ये आपका है समाजशास्त्र और राजनीति शास्त्र में अंतर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको पढ़ लें एक बार ध्यान से। इसके बाद है आपका कि समाज के आधारभूत तत्व। तो समाज के आधारभूत तत्व क्या है कि समाज का अर्थ जान लेने के पश्चात इसके निर्णायक अथवा आधारभूत तत्वों का पता होना भी अनिवार्य है। इन आधारभूत तत्वों को कई बार समाज की सामाजिक आवश्यकताएं भी कहा जाता है। ये निर्णायक तत्व प्रत्येक समाज, चाहे वो पशु समाज हो या मानव समाज में पाए जाते हैं, परंतु समाज के आधारभूत तत्वों के बारे में विद्वानों में थोड़े बहुत मतभेद पाए गए हैं। इस संबंध में प्रमुख विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं। जैसे कि डेविस के विचार हैं कि इंग्लिश डेविस ने समाज की प्राथमिक आवश्यकताओं का निर्णायक तत्वों को निम्नलिखित 4 श्रेणियों में विभाजित किया है। पहला है जनसंख्या का प्रतिपालन, जिसमें जनसंख्या को बनाए रखने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं। इनकी पूर्ति के द्वारा ही जनसंख्या का निर्वाह हो सकता है। यानी कि अगर जनसंख्या बढ़ती है तो उसकी जो मांगे होंगी वो भी बढ़ेंगी, ठीक है, और बाकी सारी जो आर्थिक है, सामाजिक है, वो सारी चीज़ें बढ़ेंगी। दूसरा है आपका पोषण का प्रबंध, यानी कि उनको सही खान पान मिलना चाहिए। क्षति के विरुद्ध संरक्षण, यदि कोई नुकसान हो जाता है तो उसको क्या होना चाहिए, पहले से वो सारी सुरक्षा प्रदान होनी चाहिए, या सारी सुरक्षा उनको करनी होती है। फिर आपका है कि नए जीवों का पुनरुत्पादन, यानी कि नई प्राणियों की उत्पत्ति समाज की जनसंख्या को बनाए रखने में सहायक होती है। यदि उन उत्पत्ति न हो तो समाज ही समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो जीवन मिलता है, यानी कि जो नए जीवों का पुनरुत्पादन, यानी कि जो आप कहते हैं कि जब समाज आगे बढ़ेगा, ठीक है, समाज रहेंगे तो ही हम रहेंगे, तो क्या है ये जीवन का पुनरुत्पादन है, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, और जो समाज धीरे धीरे बनाया जाता है जिससे कि आगे समाज चले। फिर दूसरा है आपका कि जनसंख्या के बीच कार्य का विभाजन, यानी कि अगर बहुत बड़ी जनसंख्या है तो उसके बीच क्या होना चाहिए, कार्य का विभाजन भी होना चाहिए। इसके बाद आता है आपका समूह का संगठन, यानी कि जो समूह है उसका संगठन एक होना चाहिए भेदभाव के आधार पर, या जाति व्यवस्था, या सामाजिक आधार पर, या धार्मिक आधार पर। तो उनकी क्या होना चाहिए, एक संगठन बना होना चाहिए जिसके वो उसके संपर्क करें और उनकी सहायता कर सके। फिर आपका इसमें है कि सदस्यों के मध्य संपर्क की प्रेरणा, और दूसरा है पारस्परिक सहिष्णुता की प्रेरणा तथा बाहरी तत्वों का प्रतिरोध। फोर्थ है आपका कि सामाजिक व्यवस्था की निरंतरता। प्रत्येक समाज के स्थायित्व एवं निरंतरता के लिए सामाजिक व्यवस्था में निरंतरता एवं स्थिरता अनिवार्य है। इसी के फलस्वरूप व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है। इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था का स्थिर होना अत्यंत ही आवश्यक है। ये जो हमने पढ़ा ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, क्योंकि इनका नहीं आएगा, ठीक है, तो हम इन्हें नहीं पढ़ेंगे, और इन्होंने जो दिया है मतभेद ये इम्पोर्टेंट है, तो हम इसलिए हमने इनके बारे में पढ़ लिया। इसके बाद है आपका कि समुदाय की अवधारणा क्या है। व्यक्ति समुदाय में रहकर ही अपना जीवन, सामान्य जीवन व्यतीत करता है। उदाहरण के लिए हम जिस गांव या नगर में रहते हैं वह समुदाय है। सामान्य शब्दों में व्यक्तियों के किसी भी संगठन को समुदाय कह दिया जाता है, परंतु यह ठीक नहीं है। समाजशास्त्र में समुदाय शब्द का प्रयोग विशिष्ट अर्थ में किया जाता है। केवल व्यक्तियों का समूह ही समुदाय नहीं है, यह व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जो कि किसी निश्चित भूभाग पर निवास करते हैं और समुदायों में सदस्यों का समान जीवन व्यतीत करते हैं। तो ये आपका हो गया समुदाय की जो अवधारणा थी कि समुदाय किसको कहते हैं, ये इस पे क्लियर हो गया आपका। अब हम पढ़ लेंगे समुदाय का अर्थ। समुदाय शब्द अंग्रेजी भाषा के कम्युनिटी का शब्द हिंदी रूपांतर है, जो कि लैटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस शब्दों से मिलकर बना है। लैटिन में कॉम शब्द का अर्थ एक साथ तथा म्यूनिस का अर्थ सेवा करना होता है। इसके बाद आपका आता है समुदाय एवं समाज में अंतर। तो समाज व्यक्तियों का संकलन मात्र न होकर व्यक्तियों में पाए जाने वाले पारस्परिक संबंधों का जाल है। चूँकि सामाजिक संबंध अमूर्त है अतः समाज भी अमूर्त है। निश्चित भौगोलिक सीमाओं के कारण समुदाय मूर्त होता है। समुदाय तथा समाज में पाए जाने वाले प्रमुख अंतर निम्नलिखित हैं।
पहले आपका कि समुदाय व्यक्तियों का समूह है और समाज क्या है? समाज व्यक्तियों में पाए जाने वाले सामाजिक संबंधों की एक जटिल व्यवस्था है। इसके बाद आपका सेकंड है कि समुदाय एक मूर्त अवधारणा है और समाज एक अमूर्त अवधारणा है। थर्ड है आपका कि समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना आवश्यक है और इसमें क्या है आपका कि समाज के लिए एक निश्चित भूभाग का होना आवश्यक नहीं, यह असीम होता है। फोर्थ है आपका कि समुदाय में सहयोगी संबंधों का होना आवश्यक है और समाज में किसी भी प्रकार के सहयोगी तथा असहयोगी संबंध पाए जाते हैं। इसमें समानता तथा असमानता दोनों ही पाई जाती है। फिफ्थ आपका कि समुदाय के लिए सामुदायिक भावना का होना आवश्यक है और इसमें क्या है आपका कि समाज में विभिन्न हितों से संबंधित अनेक समूह होते हैं, अतएव इसमें सामुदायिक भावना संभव नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। अनेक अनेक सामुदायिक का मतलब अनेक धर्म के लोग रहते हैं, तो एक ही भावना उनका एक ही जैसी भावना या एक ही जैसी सोच होना संभव नहीं है। फिर आपका आता है सिक्स में आपका है कि समुदाय एक सीमित अवधारणा है, अतः एक समुदाय में समाज निहित नहीं हो सकता। और छठा है आपका इसमें कि एक समाज के अंदर कई समुदाय हो सकते हैं। समाज एक विस्तृत अवधारणा है तथा एक समाज का निर्माण अनेक समुदायों से मिलकर होता है। तो ये आपके 3-3 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं शॉर्ट, उसके लिए आपके आंसर थे। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया हो और आपको कोई बात अगर चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट करके उसको पूछ सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इंक्लूड करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।